बहुत कुछ है आज जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे हम दर्रे डिस्कस करेंगे, हम कर्क रेखा के बारे में बात करेंगे, हम कौन कौन से राज्यों से गुजरती हैं, सबको आज एक ही जगह देख लेंगे। और एक चीज़ की सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप जब देखते हो ना तो यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फिर से वही बात कि मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आप लोगों ने मैप ले लिया होगा, ठीक है। नहीं लिया हो तो ले लें ज़रूर, क्योंकि बिना मैप के ज्योग्राफी हो नहीं पाएगी, राइट। चलिए कुछ चीज़ें देखिए, यहाँ ये जो चीज़ें हैं ना कहीं आप हिस्ट्री में भी पढ़ोगे, लेकिन वहाँ थोड़ा सा पॉलिटिकल इशू हो जाता है, ठीक है। वहीं जब हम ज्योग्राफी के हिसाब से पढ़ते हैं तब भी ये चीज़ें आप पढ़ते हैं, जैसे कि भारत और पाकिस्तान। जैसे कल हमने कुछ बाउंड्रीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि कौन कौन सी बाउंड्रीज़ लगती हैं, कौन कौन से स्टेट से लगती हैं और कौन कौन सी कंट्रीज से लगती हैं, ठीक है। उसी परिप्रेक्ष्य में कि देखिए कहीं ना कहीं जब बाउंड्री होती है तो लड़ाई झगड़े होते हैं। जैसे नॉर्मल भी पड़ोसी की दीवार और आपकी दीवार और पड़ोसी की दीवार यदि पता चले एक ही है तो कई बार बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, होते हैं ना। वही सेम चीज़ हमारे साथ आता है जब हम किसी और कंट्री के साथ हमारी बाउंड्री लाइन को शेयर करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ चाइना से, जैसे हम उत्तर की तरफ देखते हैं नॉर्थ साइड में, चाइना से हमारी बाउंड्री हम शेयर करते हैं, ओके। उसी परिप्रेक्ष्य में उसके साथ कई बार हमारे कॉन्फ्लिक्ट, जैसे अभी कौन सी घाटी थी उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही थी, कभी पाकिस्तान को लेके कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आ जाती हैं, तो उन्हीं सब को लेके आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और ये जो चीज़ें हैं ना कहीं ये जो पुरानी चीज़ें आपकी ज्योग्राफी और साथ में कुछ मान लीजिए रिसेंट में कुछ घटना घटित हुई तो वो कहीं ना कहीं करंट से भी ऐड हो जाती है, ठीक है। तो ये सारा परिप्रेक्ष्य हमें लेके चलना है कि अगर हाल फिलहाल में कोई ऐसी बात आ रही है सामने, क्योंकि आपको मीन्स भी लिखना है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किन किन चीज़ों को लेके विवाद है हमारा चाइना के साथ, कौन कौन सी ऐसी वजह हैं जिनको लेके चाइना के साथ हमारे विवाद हैं, तो ये सारी चीज़ें आप जब करंट की ऐड करोगे, लेकिन उसके पहले आप ये चीज़ बताओगे कि भाई हमारे यहाँ एक मैकमोहन रेखा है उसको लेके हुआ है, या कोई और जो जगह है स्पेशल किसी जगह को लेके अगर हो रहा है, जैसे अभी अरुणाचल प्रदेश वाला बहुत चल रहा है, तो उन चीज़ों को आप इंक्लूड करके चलोगे, ओके। चलिए तो जब हम ज्योग्राफी में देखें, जो बहुत पहले जब हम बात करें कि 1914 का जो समय था, उस समय अंग्रेज़ों का शासन भारत में था, ठीक है। तो अंग्रेज कहीं कुछ अच्छा करके चले गए और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें करके चले गए। अब कहीं ना कहीं ये बंटवारा कर दिया कि भाई चलो इतना तुम्हारा, तुम लोग लड़ना नहीं लाइन को लेके, ठीक है। तो ये अच्छा भी कर गए। कुछ बच्चे कहते हैं कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी दे के चले गए, तो वो वाली भी एक प्रॉब्लम है। किसी को सॉल्यूशन लगता है, किसी को प्रॉब्लम लगता है, ठीक है। तो भारत और चाइना की जब हम सीमा की बात करते हैं, इसकी बाउंड्री लाइन की बात करते हैं, तो एक नाम आता है मैकमोहन रेखा का। कौन सी रेखा का? मैकमोहन रेखा का। ये नाम पढ़ के ऐसा लगता नहीं है कि जैसे कि हम चाइना की बात कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून रंजना जी, गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं मैकमोहन रेखा की। तो इससे क्वेश्चन कैसे बनता है? इससे बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। अगर पूछा जाए या तो कि भारत और चाइना के मध्य कौन सी सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है, तो नाम याद रखना है कि मैकमोहन रेखा। कब किया गया था? 1914 में किया गया था। 1914 में एक समझौता हुआ था, शिमला समझौता। और शिमला समझौते में क्या कहा गया था कि ये जो रेखा है इसको लेके जो विवाद चल रहा था, वो कह रहे थे हमारा है और हम कह रहे थे भाई हमारी जगह है। तो उस चीज़ को लेके अंग्रेज़ों ने एक बहुत अच्छा काम कर दिया कि उस सीमा का निर्धारण कर दिया कि ऐसा नहीं हो कि पता चले कि खिसकते खिसकते जा रहा है ना, वैसा तो पड़ोसियों के साथ होता है। आपको पता चले खुला मैदान पड़ा है तो धीरे धीरे वो खिसकते खिसकते उधर आगे आगे बढ़ते जाएं, और एक समय पता चला ऐसा है कि आपके आंगन में आके खड़ी, उनकी दीवार यहीं आके बन गई। तो यही सेम चीज़ कंट्रीज़ के साथ भी होती है, ठीक है। अगर ये सारी जो बाउंड्री लाइन नहीं बनी होती ना, तो आधा पाकिस्तान और आधा चाइना अभी इंडिया में ही होता,
ठीक है, वो कहते कहते चले जाते। तो कुछ चीज़ें हैं। हेलो प्रगति, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रख के चलना है। और मैं ये सारी चीज़ें रिलेट इसलिए करवा देती हूँ कि बहुत सारा डेटा हमारे दिमाग में होता है और हमें याद नहीं होता है, ठीक है। तो हम कुछ हल्की फुल्की ऐसी चीज़ों से कनेक्ट कर लें जिससे याद रह जाए, ठीक है। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के मध्य है। कब बनी? 1914 में बनी थी। किसके तहत निर्धारण किया गया था? इसकी शिमला समझौते के तहत किया गया था। अब क्वेश्चन आजकल देखो फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट भी पूछा जाने लगा है। हो सकता है कि पूरी लाइन दे दे कि भारत पाकिस्तान के मध्य भारत और चाइना के मध्य जो मैकमोहन रेखा है इसका निर्धारण 14 ना दे के हो सकता है 16 दे दे, ठीक है। या फिर शिमला समझौते के तहत कोई और समझौता नाम दे दे। तो ये दो तीन की पॉइंट है वो हमें याद करके चलना है कि पहला कि किस किस के मध्य आता है, भारत और चाइना, ठीक है। ये हो गया चीन हो गया और ये हो गया भारत। भारत के आगे तो मैं ही खड़ी हो गई हूँ, ठीक है। और ये हो गई मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा कब बनी थी? ये बनी थी 2000 वाला दिमाग से ही नहीं जाता है, 1914 में बनी थी, ठीक है। समझौता था शिमला समझौता, शिमला समझौता। और एक और चीज, जैसे कि अगर आप जैसे पढ़ते भी हो ना, जब आप PDF से पढ़ रहे हो, आप क्लास के बाद भी अगर पढ़ रहे हो, तो कहीं जब भी आप किसी चीज़ को जब रिवाइज करते हो ना तो खुद से ऐसे लिख लिया करो कि जब आप दोबारा से जब आप उसको रिकॉल करोगे ना, एग्जाम टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती ना, पहले हम धीरे धीरे पढ़ते जाते हैं और एंड टाइम पे कई बार ऐसा होता है कि कुछ सब्जेक्ट पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं बचता, तब उस समय ये चीज़ें बहुत काम आती हैं, ठीक है। अब यही चीज़ें अब लाइन में लिखी हैं तो हो सकता है टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करें। यही चीज़ को हमने कर दिया कि भारत और चाइना के मध्य है, ये हम बात कर रहे हैं मैकमोहन रेखा की, कब बना और किस समझौते के तहत बनी, ओके। इसके बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच ड्यूरंड रेखा थी, जो कि पहले पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य थी, लेकिन फिर पाकिस्तान भी अलग हो गया हमसे, तो फिर अब भारत और पाकिस्तान के मध्य आ गई वो, ओके। तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य एक रेखा का नाम है ड्यूरंड रेखा, जो कि 1896 में निर्धारित की गई थी। किसके द्वारा? सर ड्यूरंड के द्वारा की गई थी। लेकिन अब ये रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है, और यहाँ से फिर से मैं कहूँगी कि भारत, अफगानिस्तान और भारत, पाकिस्तान, भारत और चाइना, इनके मध्य की जो रेखाएं हैं ये पूछी ही जाती हैं, ओके। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ किया गया था, रेड क्लिफ रेखा, जो कि 15 अगस्त 1947 को सर CJ रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। ये वो समय था जब हम आज़ादी हो गया था, 1947 15 अगस्त का समय था। अब बंटवारा किया था तो बीच में कहीं ना कहीं लाइन चाहिए थी, अगर लाइन नहीं होती तो फिर वही चीज़ होती, वो यहाँ से खिसकते चले आते और हम कहते हमारा है, वो कहते हमारा है, तो कम से कम उन चीज़ों को लेके लड़ाई नहीं होती, तो वो दूसरी जगह से आ जाते हैं, वो जहाँ से उनको जगह मिलती है वो वहाँ से आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये 3 रेखाएं ज़रूर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये देखो, ये मैकमोहन रेखा दिख रही है, भारत और चाइना के मध्य, भारत और पाकिस्तान और भारत और अफगानिस्तान के मध्य, तीनों रेखाएं आपको याद रखना है। दक्षिण में श्रीलंका से पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी के द्वारा जुड़ा होता है। और ये जो चीज़ें हैं, हालांकि आगे जब हम और भी चीज़ें जब डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे ना, तब ये चीज़ें वहाँ पर आपको काम आएंगी। अभी हम सामान्य परिचय देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो जान लें कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। अब हमने कहा था हमारे पड़ोसी देश भी हैं, तो पड़ोसी देश हैं तो कहीं ना कहीं हम उनसे अलग होते हैं, जैसे अलग होने के लिए हमने बाउंड्री लाइन बना दी। वहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो हमको जोड़ के रखती हैं, जैसे श्रीलंका हमारा पड़ोसी है, लेकिन कौन सा पड़ोसी है? स्थलीय नहीं है, जलीय मार्ग से हमसे जुड़ा हुआ है, तो उससे किसी न किसी चीज़ से हमसे जुड़ता होगा, वो किसी न किसी चीज़ से हमसे अलग होता होगा। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में श्रीलंका, जो कि भारत का एक पड़ोसी राष्ट्र है, जो कि कहाँ पड़ता है, हम ये भारत वक्र बना के चलते तो इधर हम श्रीलंका
दिखता है, छोटा सा है। और अभी तो बहुत चर्चाओं में भी था कुछ समय पहले, जब मतलब कि राष्ट्र पूरी जो राज्य की जो लोग थे, पता चले राष्ट्र प्रमुख ही भाग गया, देश छोड़ के भाग गया, ठीक है। उसके बाद पूरी जो व्यवस्था थी वहाँ की पूरी खराब हो गई थी, तो उसको लेके बहुत चर्चाओं में था। आए दिन चाइना के बड़े अच्छे इनसे रिलेशन दिखते हैं, ठीक है। और चाइना से जब इनके रिलेशन अच्छे बनते हैं तो भारत को पहले ही डर लगने लगता है, क्योंकि चाइना हमारे यहाँ आता है, श्रीलंका यहाँ आता है। अब इनसे जब दोस्ती होगी तो कहीं ना कहीं उसको आने जाने के लिए ये वाला रास्ता चुनना पड़ेगा ना। तो वो ये कह देगा कि हम तुम्हारे यहाँ थोड़े आ रहे हैं, हम तो जा रहे हैं श्रीलंका के घर जा रहे हैं। होता ना ऐसा कि हम आपके यहाँ तो आ ही नहीं रहे, हम तुमसे लड़ाई भी है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, दोस्ती है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ऐसे करके तो भारत बड़ा डर जाता है बेचारा, ठीक है। तो ये जियोग्राफी के परिप्रेक्ष्य में भी आप समझोगे, क्योंकि सेम चीज़ जब आप पॉलिटी में पढ़ते हो, पॉलिटिकल इशूज़ को पढ़ते हो जब आप, तब भी आपके काम आ जाता है, ठीक है। चलो, श्रीलंका के बाद भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि जो सबसे नज़दीकी समुद्री राष्ट्र है वो कौन सा है। ये देखिए, हमने बात की कि ये भारत हो गया और ये हो गया श्रीलंका, ठीक है। और ये हो गया भारत, तो सबसे पास में कौन पड़ता है? श्रीलंका पड़ता है। हम समुद्री की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम स्थलीय मार्ग वाले की बात करेंगे तो सबसे नज़दीक कौन सा पड़ेगा? थोड़ा कुछ अगर आप सोचें, हम लोग 3 दिन से बात कर रहे हैं इसी बात पे। प्रगति और रंजना जी दोनों जल्दी से बताएं। ये तो समुद्री मार्ग की नहीं बात कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं स्थलीय मार्ग की। तो सबसे नज़दीक राष्ट्र कौन सा है भारत का, जो सबसे पास हो? हमने बहुत बार मैप देखा है ना, बहुत बार हम मैप देख चुके हैं। ये भारत और भारत के आसपास यहाँ पाकिस्तान आ जाता है, यहाँ चीन आ जाता है, यहाँ बेचारा नेपाल, ठीक है, भूटान, यहाँ कहीं आ जाता है बांग्लादेश, ये हो गया श्रीलंका, ये तो जलीय वाला है, ठीक है। सबसे नज़दीक में कौन सा होगा? समुद्र वाला ना, नहीं, स्थलीय वाला। हाँ, ऑप्शन दूं मैं आप लोगों को? पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन या फिर म्यांमार, क्या हो सकता है? सबसे नज़दीकी राष्ट्र कौन सा होगा भारत के, सबसे पास में पड़ता हो? ऑब्वियसली बांग्लादेश, सबसे ज़्यादा बाउंड्री भी हम उसी से शेयर करते हैं, पढ़ा था ना हमने। तो ऐसे जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, देखिए, पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब हमें चीज़ें पता होती हैं तो हमसे गलत नहीं होती वो, ओके। देखो, स्थलीय मार्ग से सबसे ज़्यादा नज़दीक जिसका घर बिल्कुल ही हमारे आधा तो हमारे घर में ही आ रहा है, बांग्लादेश हमारे बंगाल में आधा कॉन्फ्लिक्ट करता है, ठीक है। तो सबसे नज़दीक हो जाएगा बांग्लादेश। जलीय सीमा की बात करते हैं तो सबसे पास आ जाता है श्रीलंका, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला कौन होगा? दूसरा होगा इंडोनेशिया। इधर आता है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा जुड़ा होता है, यहाँ आता है क्या, वो जो द्वीप जिसको हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार। क्या कहते हैं? अंडमान और निकोबार, ऐसे लिख देती हूँ, अंडमान एंड निकोबार द्वीप जो है। तो पहला हो जाता है श्रीलंका, सबसे नज़दीक। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है इंडोनेशिया, जो सबसे नज़दीकी है जलीय मार्ग में। सबसे नज़दीक समुद्री राष्ट्र जो हो जाता है वो पहला श्रीलंका और दूसरा हो जाता है इंडोनेशिया, ठीक है। चल, जो कि निकोबार द्वीप समूह के अंतर्द्वीपीय ग्रेट निकोबार के भी दक्षिण में स्थित है। ये हमारा अंडमान निकोबार है और इधर के दक्षिण के साइड हमको इंडोनेशिया दिखाई देता है। जब हमारे पास वर्ल्ड मैप होता है तो जब हम वर्ल्ड मैप में देखते हैं तो दिखाई दे जाता है। जब हम भारत का मैप भी, सिर्फ इंडिया का मैप देखते हैं तो भी हमें थोड़ा सा यहाँ साइड में म्यांमार और इंडोनेशिया इस तरीके से छोटे छोटे दिख जाते हैं, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ों को आपको याद रखना है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक मानते हुए निर्धारित किया जाता है, जो कि ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे चलता है। ठीक है, टाइम कैसे डिसाइड होता है जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि जो पूर्वी देशांतर गुजरता है। तो ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में कौन सा एग्जाम था उसमें पूछा गया था कि भारत किस, अगर वर्ल्ड मैप की हम बात करें तो किस डायरेक्शन में पड़ता है, पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, उत्तरी देशांतर या दक्षिणी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। तो भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत का समय 82.5 डिग्री की जो देशांतर रेखा है उसके द्वारा उसको निर्धारित किया जाता है। और कहाँ से गुजरती है ये? इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ठीक है, और ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे समय आगे चलता है। इसका मतलब ये होता है कि यदि हमारे यहाँ 12 बज रहे होंगे, ठीक, अगर बात करें कि अगर लंदन में अगर 12 बज रहे हैं तो हमारे यहाँ 5:30 का समय होगा वो, तो उस ग्रीनविच रेखा पर से जो टाइम डिसाइड किया जाता है उसके अकॉर्डिंग हम 5 घंटे आगे चलते हैं। ठीक है, चलो अगला। अब हम बात कर रहे थे कि एक पूर्वी देशांतर रेखा है जो हमारे समय को निर्धारित करती है, और वो भी ग्रीनविच जो टाइम है ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे चलती है। तो ये कहाँ कहाँ से गुजरती है? सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, कौन कौन से राज्यों से होकर पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? तो पूर्वी देशांतर रेखा जो है ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब हम बात कर रहे हैं कि पूर्वी देशांतर की, राइट। तो हम अगर ये भारत का मैप देखें तो ये हमने कहा कि पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर हमने क्यों कहा कि देखो ये ना तो ये बीच में होता तो हम कहते कि मिडिल में है, बीच वाला है, ना तो ये पश्चिम में है ना ये बीच में है, तो किस साइड को ज़्यादा झुक रहा है? ये झुक रही है सबसे ज़्यादा यहाँ पूरब की तरफ। ठीक है, तो पूरब की तरह जब गुजर रही है तो हम इसको कहते हैं पूर्वी देशांतर। कितना झुका हुआ है? 82.5 डिग्री झुकी हुई हमको ये रेखा दिखाई देती है, जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब ये 5 राज्य कौन से हैं? अब जनरली याद करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। ठीक है, कि हम सोचें कि यार उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, और नीचे आते आते आप उसको भूल भी सकते हो। तो इसके लिए भी फिर से कि हम देखेंगे मैप को। मैप में ये देखो पूर्व की तरह, मतलब कि 82.5 डिग्री की ये जो रेखा है ये गुजर रही है 5 राज्यों से होकर। सबसे पहला उत्तर प्रदेश, जो कि देखो यहाँ आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है। उसके बाद ये गुजरती है मध्य प्रदेश से। ठीक, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, साथ में ये थोड़ा सा देखो ये यहाँ सिंगरौली के आसपास से गुजरती है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, ये यहाँ से मध्य प्रदेश के भी पूर्वी क्षेत्र को टच करती है, जहाँ पे रीवा सतना सीधी वाला, मतलब स्पेशली सिंगरौली वाला जो क्षेत्र है उसको ये कवर करके चलती है। तो ऊपर से उत्तर प्रदेश से आती है, नीचे मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये हो गया पहला, मध्य प्रदेश हो गया दूसरा, तीसरा हो गया छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश का ही पड़ोसी राज्य है। ठीक, इसके बाद गुजरती है एक और राज्य से जिसका नाम है ओडिशा। ठीक है, कहाँ से गुजरती है? ओडिशा से होकर गुजरती है। देखो ये भुवनेश्वर। ठीक है, फिर इधर नीचे आती है तो आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो ऐसे करके ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब सीधा क्वेश्चन आए कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ठीक है, उत्तर दिशा से लेकर दक्षिण की दिशा की तरफ जो राज्यों से होकर पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है उनका आपको क्रम तय करना है। तो ऊपर सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा, और फिर आता है आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों से होकर ये रेखा गुजरती है। ठीक है, याद रखिएगा, सिर्फ ये बात सिर्फ कहने की नहीं है कि 82.5 पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरती है। ठीक, इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से वो राज्य हैं
असेंडिंग और डिसेंडिंग में याद रखिएगा, ठीक है। अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ पूछ ले तब आपको उत्तर प्रदेश से शुरू करना है, और दक्षिण से लेके अगर उत्तर की तरफ पूछ ले तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, राइट। तो असेंडिंग डिसेंडिंग में भी आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश आ जाता है, फिर मध्य प्रदेश आ जाता है, फिर छत्तीसगढ़ आ जाता है। छत्तीसगढ़ के बाद आता है क्या? छत्तीसगढ़ के बाद आता है उड़ीसा, उड़ीसा आ जाता है, ठीक है। उड़ीसा के बाद आता है आपका आंध्र प्रदेश। तो 1 2 3 4 और ये 5 राज्यों को हमें याद रख के चलना है, ठीक है। यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आए, असेंडिंग डिसेंडिंग, राज्यों की संख्या, कुछ भी, तो हमसे छूटे नहीं, ठीक है। चल अगला, अब बात आती है कर्क रेखा की। और जैसे कि कई बार जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किए भी होंगे, जैसे हम यूट्यूब पे कई बार सीरीज से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उस समय ये क्वेश्चन बहुत देखा होगा, और ये दोनों ही परिप्रेक्ष्य में हो जाता है। एक तो राष्ट्र की परिप्रेक्ष्य में कि भारत में कहाँ कहाँ से गुजरती है, किस किस राज्य से होकर गुजरती है, फिर आता है प्रदेश की, ठीक है। जैसे कि हम बात करें मध्य प्रदेश के किन किन जिलों को लेके चलती है, तो जिले और राज्य दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो, कर्क रेखा भारत की लगभग मध्य से गुजरती है। अब हमने बात की थी, अभी हम देशांतर की बात कर रहे थे, तो देशांतर उत्तर से लेके दक्षिण की तरफ जा रही थी, जिसमें कि इस तरीके से राज्य 1 2 3 करके हमने देखे थे, ठीक है। 1 2 3 और यहाँ एक चौथा राज्य पड़ता है, यहाँ 5वां। और सेम चीज जब हम कर्क रेखा को देखते हैं, तो कर्क रेखा हम कहते हैं मध्य, भारत की बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। मध्य से होकर गुजरती है मतलब कितने राज्यों से गुजरती है, फिर ये बात आती है। तो जब मध्य से गुजरती है तो 8 राज्यों को कवर करती है, 8 स्टेट को ये कवर करती हुई चलती है, जो गुजरात से शुरू होके और वहां तक मणिपुर तक जाती है, ठीक है। कहाँ तक जाती? मिजोरम तक जाती है, ठीक है। राजस्थान, और यहाँ लास्ट वाला जो आता है ये मिजोरम, और मिजोरम के पास ही मणिपुर भी पड़ता है। तो ऑप्शंस में कई बार घुमा दिया जाता है, हो सकता है कि ऑप्शन में आपको मणिपुर की जगह मिजोरम लिखा हो, तो आपको वो ऑप्शंस आपको थोड़ा सा ध्यान से देख के पढ़ना है, ठीक है। और वही चीज़ जब आप यदि मान लीजिए कि मीन्स में आंसर राइटिंग के लिए आता है, ठीक है, कि कर्क रेखा, सिर्फ कर्क रेखा दे दिया उन्होंने, तो कर्क रेखा जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो पूछना चाह रहा है कि आपको क्या क्या पता है कर्क रेखा के बारे में। तो उस स्थिति में भी आपको किस तरीके से चीज़ें लिखनी है। पहली चीज़ आपको लिखनी है कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो आता है, दूसरे पॉइंट में हम क्या लिखेंगे कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तीसरे पॉइंट में हम उन स्टेट का नाम दे देंगे, बात खत्म, ठीक है। और ये चीज़ें जैसे हम बात करते हैं ना कि 3 मार्कर की तैयारी किस तरीके से करी जानी चाहिए। देखिए 3 मार्कर जब एक्चुअली जो आपका प्री निकलता है, मेंस देने जाते हो ना, उस समय 5 मार्कर और 11 मार्कर का बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है दिमाग में। तो प्री में जो क्वेश्चन मतलब 3 मार्कर जो आते हैं, उसके लिए आपको प्री का सहारा मैं कहती हूँ कि लेके चलना चाहिए। प्री में आपको इस तरीके से चीज़ें पढ़नी है कि कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ आती है तो उसके 3 से 4 पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा क्या ही पूछेगा वो, राइट। बिल्कुल वही चीज़ कि चीज़ें देखो, कोई भी एग्ज़ाम है, सब्जेक्ट नहीं बदलते, थोड़ा सा पैटर्न बदल जाता है। जैसे कि हम जब सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मेंस को इंक्लूड करके चलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में भी होनी चाहिए। कोई भी टॉपिक आता है, उस टॉपिक को लेके आपको 3 से 4 पॉइंट पता होना चाहिए। जैसे जस्ट अभी हमने कर्क रेखा की बात की, ठीक है। सेम चीज़ पूर्वी देशांतर दे सकता है, हो सकता है कि वो आपको दे दे भारत के पड़ोसी राज्य, हो सकता है दे दे पड़ोसी राष्ट्र,
हो सकता है समुद्री राष्ट्र कौन कौन से हैं। तो इन सारी चीज़ों की तैयारी हमें पहले से करनी है, ठीक है। चलिए, तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि राजस्थान से शुरू होके और मिजोरम तक पहुंच जाता है। और इसी में स्पेशली आपको ध्यान देना है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि स्पेशली ध्यान देना है, क्योंकि हम जिस राज्य में रहते हैं और हम जिस राज्य के पड़ोस में रहते हैं, ठीक है, पहले हम अपनी खबर रखें, फिर पड़ोसियों की भी खबर रखनी पड़ेगी ना, से बेसुध होके नहीं रह सकते। तो हमारे यहाँ से तो ठीक है, लाइट गुजर रही है, लाइट वो खम्भे नहीं निकलते हैं, पहले तो लाइट चोरी बहुत करते थे लोग, तो खम्भे लगा दिए जाते, तार निकली, बोले अच्छा यार हमारे तो छत पे से जाती है, पड़ोसी कह रहा हमारे छत से होके भी गुजरती, तो अपन दोनों ही मीटर वीटर हटाओ, सीधा तार फंसा के काम करते हैं, अपना टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब चलाते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके में इसको याद रखिएगा। राजस्थान, गुजरात, जो कि हम बात करते हैं भारत के दोनों पश्चिमी जो राज्य हैं, दोनों को रखना है, राजस्थान, गुजरात, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है हमारा पड़ोसी छत्तीसगढ़, फिर आता है झारखंड, फिर आता है पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। इन दोनों को आप ऐसे याद रखिएगा कि हम बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, इनमें से किस में से कितने में गुजरती है? 2 में, त्रिपुरा और मिजोरम। तो हो सकता है क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि नॉर्थ ईस्ट में मतलब उत्तर पूर्वी कौन से राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 2 राज्य हैं, एक आता है आपका त्रिपुरा और दूसरा आता है आपका मिजोरम, ठीक है। तो दोनों को याद रखना है। अगला, चलो भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें। भारतीय उपमहाद्वीप, सबसे पहले उपमहाद्वीप का मतलब समझिए। उपमहाद्वीप का मतलब एक ऐसी चीज, मतलब एक कोई क्षेत्र विशेष, ठीक है, कोई क्षेत्र विशेष में और भी बने हो। ऐसे मान के चलो कि कई बार ऐसे कुछ जगह विशेष होती ना कि उस जगह का नाम बड़ा बच जाता है, कोई कहता चांदवाड़ी कह दिया या कुछ भी ऐसा कह दिया, शनिवार वाड़ा कह दिया। तो इस जगह से मतलब कोई एक क्षेत्र के बारे में पता चलता है, और उस क्षेत्र में जितने भी राष्ट्र होंगे उन सबको उनका पूरा वंश कह दिया जाता है। जैसे अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, आपने सुना होगा कैनेडियन कंट्रीज जो हैं उसमें भी दो चार जो राष्ट्र स्थित हैं, ठीक है। कुछ ऐसी ही कई और भी हैं जिसमें 2-4 राष्ट्रों का एक साथ समूह आता है। उसी तरीके से भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है जिस क्षेत्र को, उस क्षेत्र में 5 राष्ट्र आते हैं। क्या आते हैं? राष्ट्र आते हैं, मतलब 5 देशों का समूह मिलके पूरा भारतीय उपमहाद्वीप बनाता है, ठीक है। चलो, कौन कौन से हैं वो राष्ट्र? सबसे पहली तो चीज आती है कि जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो वही चीज कि हम अपनी बात करें फिर कहें कि ये हमारा पड़ोसी है, या फिर हम जब किसी को ऐसे तो इंट्रोड्यूस नहीं करते ना कि ये फलाना व्यक्ति है और इसके पड़ोसी हैं हम, है कि नहीं। हम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं खुद को? हम हमेशा ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं कि भाई मेरा नाम ये है और ये मेरे पड़ोस में रहते हैं और ये भी पड़ोस में रहते हैं, ये भी पड़ोस में रहते हैं। उसी तरीके से भारतीय उपमहाद्वीप में जब हम बात करते हैं तो 5 राष्ट्र आते हैं। तो पहला तो भारत देश हमारा, ठीक है, भारत आता है। दूसरा, भारत का छोटा भाई पाकिस्तान आता है। कौन आता है? पाकिस्तान। चाचा जी आते हैं, ठीक है। अब चाचा जी आएंगे तो कहीं ना कहीं कौन आएंगे? चाचा जी आएंगे तो छोटे चाचा जी भी आएंगे। बांग्लादेश, ठीक है, तो ये तीसरे हो गए। चौथे यहाँ थोड़ी सी दोस्ती है हमारी, ठीक है, अच्छे व्यक्ति हैं बेचारे, नेपाल वाले, तो नेपाल आ जाता है, ठीक है। नेपाल के साथ इधर बेचारा छोटा सा भूटान भी है, भूटान। तो ये जो क्षेत्र है, अब ये जो पूरा क्षेत्र होगा इसको हम क्या कहेंगे? भारतीय उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप, ठीक है। क्या कहेंगे? उपमहाद्वीप कह देंगे। तो इन सारी चीजों को भी आपको याद रखना है,
ठीक है। और जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आपके दिमाग में से इमेज ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए, कहाँ पाकिस्तान पड़ता है, पश्चिम हमारे नॉर्थ ईस्ट को कवर करके चलता है, कहाँ बांग्लादेश पड़ता है, कहाँ नेपाल आता है, कहाँ भूटान आता है और कहाँ श्रीलंका आता है, ठीक है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में 5 राष्ट्र आते हैं और पांचों के नाम अभी हमने देखे, फिर से रिपीट करते हैं। पहला भारत देश हमारा, दूसरा हमारे चाचा जी, तीसरा हमारे छोटे चाचा जी और चौथा हमारे 2 पड़ोसी नेपाल और भूटान। तो इस तरीके से 5 राष्ट्र हो जाते हैं, ठीक है। चलो अगला आता है सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगे राज्यों की। जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है उत्तर प्रदेश का, और ये वाला क्वेश्चन है, ये पीएससी पूछ चुका है, बिल्कुल सीधा सीधा पूछा था। कई क्वेश्चन मतलब ऐसे पूछ लेता है कि मतलब जिनका कई बच्चों को लगता है कि ये थोड़ी पूछेगा वो, और वो वही पूछ लेता है, ठीक है, वही चीज़ पूछ लेता है वो। जैसे अभी अगर आप में से किसी ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम दिया हो, उसमें एमपी जीके के जो क्वेश्चन आए, अब सीधा वो ये पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां हैं, और जबकि हम ये बात कई बार डिस्कस करते रहते हैं कि 46 जनजातियों वाला राज्य मध्य प्रदेश, 46 जनजातियों वाला राज्य मध्य प्रदेश, लेकिन उसके बाद भी कई बच्चे गलत करके चले आए हैं, ठीक। तो हम कई बार वो चीज़ गलत करते हैं जो हमें लगता है ये तो बहुत आसान है, लेकिन जब ऑप्शन आते हैं 46, 47, 48 दिया, दिमाग से सारी चीज़ें हवा हो गई। तो वो चीज़ें ना हो, ठीक है। एक बात पहले से याद रखना कि एक बार कठिन क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सरल क्वेश्चन हमें कोशिश करना कि ना छूटे। जैसे उसी जीएस वे में ये वाला क्वेश्चन था, और ये वाला क्वेश्चन आई थिंक 20 में आया था या 21 में आया था, 20 या 21 में शायद पूछा गया था। सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमाओं से लगे राज्य का नाम बताइए, ठीक है। और मध्य प्रदेश की भी सीमा सबसे ज़्यादा किससे लगती है, ये भी पूछा गया था। तो दोनों ही चीज़ों में चीज़ें वही रहनी है, वही शब्द रहना है, वो राज्य, वो जिला, वो स्टेट, वो क्षेत्र वही रहना है, तरीका बदलता है तो क्वेश्चन का उत्तर आप लोग गलत करके आ जाते हैं, ठीक। तो सर्वाधिक राज्यों की सीमाएं लगने वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के उत्तर साइड में आता है, ठीक है। अभी हमने मैप में देखा था। तो सबसे ज़्यादा सीमाओं से लगने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों से सीमाएं लगती हैं? 8 राज्यों से सीमाएं लगती हैं। कौन कौन सा? उत्तराखंड सबसे पहला, और एक और चीज़, ये 2000 में मतलब 2000 के पहले ये उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था, इसको भी उत्तर प्रदेश का ही क्षेत्र माना जाता था, लेकिन बाद में इसको अलग कर के एक नया राज्य बना दिया गया, तो इसलिए उसकी सीमा एक और राज्य से बढ़ गई, ठीक है। तो सबसे पहला उत्तराखंड आता है, फिर आता है हिमाचल प्रदेश से भी लगती है, हरियाणा से भी लगती है, राजस्थान से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती ही है, छत्तीसगढ़ से लगती ही है, और झारखंड से लगती है, बिहार से लगती है। तो इस तरीके में जब भी आप चीज़ें देखो ना, तो यहाँ हम देखते हैं यहाँ हमको दिखता है मध्य प्रदेश, यहाँ हमको दिखता है सीजी, ठीक है, छत्तीसगढ़, और यही हमको पास में झारखंड दिखता है, बिहार दिखता है। तो यहाँ से ऐसी चीज़ें जब आप लोग पढ़ते जाओगे ना तो अपने आप दिमाग में रहेंगी, फिर आप कितना भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे बन जाएगा, ठीक है। कौन पड़ोस में है, उसके पड़ोस में कौन है, उसके पड़ोस में कौन है, फिर तो हम उसका भी पड़ोसी बता देंगे, हम बता देंगे कि बांग्लादेश लगता है, ठीक है। फिर बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य लगते हैं हम वो भी बता देंगे, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन चीज़ें आ जाती हैं, ओके। तो सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमाएं लगने वाला राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों से लगती हैं? 8 राज्यों से लगती हैं। तो क्या मध्य प्रदेश से सीमा लगती है? हाँ। छत्तीसगढ़ से लगती है? हाँ। झारखंड से लगती है? तो हाँ। बिहार से लगती है? तो हाँ। अब कौन बच गया? अब थोड़ा सा ऊपर के राज्य बच गए, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर ये वाला क्षेत्र मान के चलिए, और यहाँ से यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ यूपी आता है, ठीक है। तो उत्तराखंड से लगती हैं, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा और राजस्थान से भी इसकी सीमा लगती है, ओके। चलिए
कैसे याद रहता है? प्रैक्टिस मेक बी मैन परफेक्ट एंड ऑल्सो वुमन। ठीक है, वही चीज़ है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैप देखोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहेंगी। इसका एक ही मूल मंत्र है, जादुई मंत्र एक ही है कि जब अगर आप जियोग्राफी आपको याद करनी है तो मैप होना चाहिए। और जैसे ही किसी ने कहा कि राजस्थान में कुछ ऐसा हुआ है तो दौड़ के और राजस्थान देखने चले गए, हाँ यार राजस्थान कहाँ है। किसी ने कहा कि बाढ़ आ गई यार बिहार में, अभी जैसे बरसात का मौसम है ना, तो वहाँ की कोसी नदी में बाढ़ आती रहती है। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि उसमें बाढ़ आती है। जैसे ही अभी बरसात है ना तो मुंबई डूब जाएगी। हालांकि वो समुद्र में नहीं डूबती, वो नदी में, वो एक मीठी नदी है जो कि मुंबई में है और उधर के एक्चुअल में नाले गटर दुनिया की चीज़ें, तो मुंबई जलमग्न हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को जब आप ऐड करते जाते हो तो चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगती है, मतलब कि 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से दिल्ली की उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। दिल्ली से भी लगती है और इसीलिए यूपी वाले सीधा यूपीएससी की तैयारी करने पहुंच जाते हैं। ठीक है, यहाँ बिहार की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से, तो सीधा का सीधा लोग कहाँ पहुँच जाते हैं? सीधा के सीधा इलाहाबाद पहुँच जाते हैं, जिसको प्रयागराज कहा जाता है। ठीक है, तो वो तैयारी करने पहुंच जाते हैं और उधर से फिर सीधा दिल्ली ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और जब नहीं बन पाते हैं तो फिर नेता बन जाते हैं वो। लेकिन हम मध्य प्रदेश के लोग नेता भी नहीं बनते, नहीं। चलो, तो 8 राज्यों की सीमाएं आपको याद रखनी है, इस तरीके से याद रखेंगे तो हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ उत्तराखंड बना देते हैं, हिमाचल प्रदेश बना देते हैं, ये हरियाणा हो गया, यहाँ थोड़ी सी यहाँ पड़ती है राजस्थान की सीमा। चलो, सेम चीज मैप में चाहे तो उसमें भी देख सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमाएं हम लगा देते हैं राज्यों से। ये झारखंड से सीमा लगती है, ये बिहार से सीमा लगती है सेम, ये उत्तराखंड से लगती है, ये हरियाणा, और यहाँ ये दिल्ली, और ये आता है राजस्थान, और मध्य प्रदेश तो फिर है ही। ठीक है, झांसी और उसका सीमा बहुत आसपास पड़ती है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला, भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। ये आई थिंक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, नहीं? सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो आता है उसका नाम पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा लंबी तट रेखा किसकी है? गुजरात की है। हम बात तट रेखा की कर रहे हैं। तट रेखा, जैसी तट रेखा आ जाए तो तट रेखा मतलब समुद्र से जुड़ा हुआ। ठीक है, समुद्र से जुड़ा हुआ कोई राज्य और उसकी सीमा, तो उस परिप्रेक्ष्य में ये आ जाता है गुजरात। गुजरात यहाँ 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 यहाँ, और ये यहाँ से लेके समुद्री सीमा इसकी लगती है, और ये पूरा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तटीय रेखा से लगने वाला राज्य जो है वो हो जाता है गुजरात। गुजरात के बाद कौन सा आता है भाई? गुजरात के बाद जो सीमा लगती है वो लगती है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश कहाँ गया? ये रहा आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश है। तो पहला गुजरात, दूसरा हो जाता है आंध्र प्रदेश। और आजकल लोगों का ना क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बदल गया है, वो कई बार पहला नहीं पूछेंगे। ठीक, हो सकता है दूसरा पूछ लें कि दूसरी सबसे बड़ी सीमा लगने वाला राज्य कौन सा है। जैसे अभी पवन ऊर्जा वाला पूछ लिया था। ठीक है, किसी एग्जाम में पूछा गया था कि पवन चक्कियों वाला, मतलब सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा कहाँ पर होती है। ठीक है, किस राज्य में पवन ऊर्जा से सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो उस तरीके में पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके की चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, चलो, तो गुजरात की रेखा सबसे ज़्यादा लगती है, जाहिर सी बात है। तो कितनी है? 1663 किलोमीटर। और ये लाइनें हो सकता है ऐसे 1 पॉइंट और ये 2 पॉइंट बना के दे दें। ठीक है, कि सब राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, दूसरी आंध्र प्रदेश से लगती है, और हो सकता है इसके डेटा को बदल दें, और वहीं फिर हम क्या हो जाते हैं, उसी समुद्र में जाके डूब के मर जाना पड़ जाता है।
चलो, तो 9 राज्यों की सीमाएं, अभी हमने बात की सबसे ज्यादा और दूसरे नंबर की। अब उसके अलावा भी राज्यों की सीमाएं लगती हैं समुद्र से, तो वो हो जाएंगे हमारे तटीय राज्य या तटीय क्षेत्र। हमने सीमा की बात की थी ना, 6100 किलोमीटर की वो जो सीमा जो पूरा इधर से उधर तक लगाती थी, उसी के अंतर्गत आ जाते हैं ये 9 राज्य। ठीक है, तो 9 राज्यों में कौन कौन सी? पहली चीज कि गुजरात। ठीक है, फिर से यहाँ से शुरू करते हैं हम। जब भी राज्यों की सीमाओं की बात आएगी तो हम बात करेंगे जो जो समुद्र से लगी हैं। तो पहला यहाँ आ जाता है गुजरात की सीमा लगती है। फिर गुजरात के बाद देखिए यहाँ से महाराष्ट्र की सीमा लगती है, तो ये दूसरा हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा। और किसकी सीमा लगती है भाई? और किसी की लग रही है? हाँ, छोटा सा जो राज्य है जिसका नाम है गोया। मैं एक्चुअल में वो गोवा, ठीक है, गोवा है, लेकिन मजाक में मैंने इतना बार उसको गोया बोला है कि कई बार मेरे मुंह से भी गोया निकल जाता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा समझ के चलेंगे, ऐसा मैं मान रही हूँ। ठीक, चलो, तो पहला गुजरात, दूसरा आ जाता है महाराष्ट्र, तीसरा आ जाता है गोवा। चौथा किसकी सीमा लगती है? कर्नाटक की सीमा लगती है। कर्नाटक के बाद किसकी सीमा लगती है? केरल की सीमा लगती है, पांचवा। और ये वही जगह है जहां पर सबसे पहले अंग्रेज आए थे। ठीक है, वास्को डी गामा आया था, यूरोपीय आए थे। फिर यहाँ से सीधा हम पहुंचते हैं कहाँ पे? 5 से 6वें नंबर पे पहुंचते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु के थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो यहाँ आ जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद आता है इधर उड़ीसा जो कि 8वें नंबर पे है। फिर आता है पश्चिम बंगाल। और इस तरीके से 9 राज्य हो जाते हैं जिनकी सीमाएं समुद्री तट रेखा से लगती हैं। ठीक है, तो 3 मार्कर में लिखना हो तो भी, और प्री में अब इससे कुछ भी क्वेश्चन आ जाए वो पूछ ले कौन कौन से राज्य हैं, वो पूछ ले कितने राज्य हैं, सबसे ज्यादा पूछ ले, दूसरे नंबर का पूछ ले, तो सारी चीजें हमें पता हैं कि भाई अब तुम पूछो, तुम बस पूछो, तट रेखा वाला क्वेश्चन पूछ लो हमसे, ऐसी वाली चीजें हमें याद रखना है। ठीक है, चल अगला, पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर एवं अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती हैं। अभी हमने बात की थी कि कुछ राज्यों की सीमाएं लगती हैं और कुछ देशों की सीमाएं लगती हैं। अब हम उन चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले पुर्तगाली केरल आए थे, गोवा तो बहुत बाद में, गोवा में एक्चुअल में थोड़ा लेट हो गए थे। वो क्या बोलते हैं, यूरोपीय बहुत बाद में पहुंचे थे। वो भी कौन पहुंचे थे? जब 1909 में, ठीक है, जब दूसरा पुर्तगाली गवर्नर आता है फिर वो जाके उनसे छीन लेता है गोवा। सबसे पहले लेकिन केरल में आए थे, उसके बाद गोवा पहुंचे थे। ठीक है, और यूरोपीय पूछा जाए तो फिर तो भाई वास्को डी गामा आया था। उसके बाद फिर उनके वो आए थे जो उन्होंने राज्यपाल बना के भेजे थे। ठीक है, गवर्नर पहला, दूसरा वास्को डी अल्मेडा और उसके फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ठीक है, तो 5 और 9 में वो वहां पे पहुंचे थे, लेकिन सबसे पहले केरल में आए थे। चलो, 3 ओर से राज्यों की सीमाओं से घिरा राज्य त्रिपुरा। त्रिपुरा का नाम ही त्रिपुरा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। 3 तरफ से घिरा राज्य, जो कि किससे? बांग्लादेश ने 3 तरफ से इसको घेर रखा है। त्रिपुरा 3 से त्रिपुरा याद रखिएगा। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है और तीनों तरफ से सिर्फ किससे? बांग्लादेश की सीमाएं से लगती हैं। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से और पश्चिम में भूटान से एवं उत्तर में किससे मिलती है? चाइना से मिलती है। सेम चीज जब हम देखते हैं ये भारत हो जाता है और हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश जो यहाँ पर आता है, अरुणाचल, ठीक है, यहाँ इसके चाइना आ जाता है, तो ये हो गया चीन। दिखाई दे रहा है? चलो, कलर ही नहीं दिख रहा, ये भी नहीं दिखेगा। चलो ही बनाते हैं। चल, तो ये हो गया भारत, भारत की ये हो गया अरुणाचल।
अरुणाचल, ठीक है। अरुणाचल के इधर आ जाता है चाइना, तो हमने क्या कहा, उत्तर में चीन पड़ता है, ठीक है। पूर्व में हम यहाँ पे बात पहले भी कर चुके हैं कि यहाँ म्यांमार, ये म्यांमार आ जाता है, ठीक है। पश्चिमी साइड में इधर आता है भूटान, ठीक है। तो इस तरीके में तीनों को हमें याद रखना है कि पूर्व की तरफ कौन आता है, म्यांमार आता है, क्योंकि म्यांमार तो हमसे मतलब भारत के पूर्वी क्षेत्र में ही स्थित है, तो म्यांमार। फिर उसके बाद आता है उत्तर में आता है चीन, और इधर पश्चिम साइड में कौन जुड़ा हुआ है इससे, भूटान। और फिर से मैं कह रही हूँ कि ये जो इधर वाला जो पूरा क्षेत्र है ना, ये अरुणाचल प्रदेश के साथ 7 राज्य और हैं। एक्चुअल में इसको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं इनको 7 सिस्टर्स मतलब 7 बहनों वाले राज्य के नाम से जाना जाता है, लेकिन एक्चुअल में उधर 8 राज्य हैं। लेकिन ये जो हैं, ये 7 सिस्टर कह लो या उत्तर पूर्वी भारत कह लो, बहुत ज़्यादा यहाँ से आपके लिए जो भी, चाहे आप पॉलिटिकल इश्यूज देखो, करंट देखो, या फिर आप ज्योग्राफी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो स्पेशली इस वाले को हमें ध्यान में रख के चलना है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा हमने डिस्कस कर ली, और यहीं से एक और चीज़ आती है जो इसके पहले हमने पढ़ा था कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु बालांगू नाम से जो था, क्या नाम था उसका, बालांगू, कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो एक फैक्ट जब आता है तो दूसरा उधर आप अपने दिमाग में, अच्छा ये वाली चीज़ पढ़ी है। जैसे हम बात करते हैं कि गुजरात की बात आ जाती है, सबसे ज़्यादा हमारा जो पश्चिमी बिंदु है कहाँ पर स्थित है, गुजरात में, उसका नाम है सर क्रीक, यही था ना। तो ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी है, ओके। चलिए अगला, भारत के प्रमुख दर्रा क्या होता है, कोई 2 राज्य हैं जब कोई, या फिर कोई राष्ट्र है, कोई ऐसे पहाड़ी कोई क्षेत्र है, उसके बीच की जो जगह होती है उसको दर्रा कहा जाता है, ठीक है। हालांकि इसकी डेफिनेशन आगे भी चल के हम देखेंगे, दर्रे क्या होते हैं, नदियाँ क्या होती हैं, पहाड़ क्या होते हैं, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि भारत के प्रमुख दर्रे, और यहाँ से बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि जम्मू कश्मीर में जो दर्रे हैं उनके बारे में हो सकता पूछ लिया जाए, या भारत का सबसे बड़ा दर्रा कौन सा है ये पूछ लिया जाए, या फिर किसी दर्रे विशेष का नाम, जैसे हमने कहा कि लिपुलेख दर्रा किधर है, दिफू दर्रा कहाँ है। तो इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं तो हमें बिल्कुल मुँह जबानी याद होना चाहिए, ठीक है। और जहाँ तक मेरी कोशिश है कि मे बी इस क्लास के बाद आपको ये चीज़ें याद होंगी, ठीक है, और मेरी बड़ी आशाएं जुड़ी हुई होती हैं आप लोगों के साथ। चलिए, तो दर्रे, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर, सबसे पहले जैसे हम फिर से भारत का नक्शा बना लेते हैं, छोटा सा प्यारा सा जो हम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेके हम यहाँ करके ऐसे भारत को देखते हैं ना, थोड़ा सा और बेचारा बिगड़ गया, लगता मैं पाकिस्तान में घुस गई हूँ बनाते बनाते भारत को, ठीक है। तो इस तरीके से हम भारत को देखते हैं, और यहाँ आ जाता है चाइना या चीन, ठीक। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, यहाँ से ये जो क्षेत्र है, यहाँ से ऊपर से शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू से शुरू करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो दर्रे हैं उनकी संख्या कितनी है, 5। अगर मैं 5 के 5 का कहूँ तो हो सकता है आपको याद हो भी नहीं, जैसे कि जोजिला दर्रा है, काराकोरम है, पीर पंजाल है, बनिहाल दर्रा है और बुर्जिल दर्रा है, ठीक। मे भी आपको याद नहीं होंगे, लेकिन इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, हो सकता है आपकी कुछ और भी ट्रिक हो सकती है, ठीक है। तो जैसे जम्मू कश्मीर के अगर हमें दर्रे याद करना है तो हम, एक चीज़ आती है कि सैडनेस जो होती है ना, सैडनेस कहते हैं ना, एक होता है दर्द, एक होता है दुख, और एक होता है कि बड़ी बुरी पीर है, कहते हैं ना। उसी तरीके से आए दिन जम्मू कश्मीर वैसे ही कुछ ना कुछ होता रहता है, उसको लेके कह लो, या फिर वो शब्द ऐसा आ गया तो बना दी। तो इसके लिए एक मैंने ट्रिक बनाई है कि जो का पीर बनी बुरी, ठीक। क्या लिख सकते हैं आप इसके लिए ट्रिक जो है, आप ऐसे कर सकते हैं, जो का पीर बनी और ये हो जाता है बुरी, ठीक है। तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3
ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो क्या हो गया, जो का पीर बनी बुरी। और इस तरीके से 5 दर्रे आपके हो जाते हैं। जो से जोजिला, ठीक। फिर आता है का से आता है काराकोरम, पीर से आता है पीर पंजाल, बनी से आता है बनिहाल, ठीक है, और बुरी से आ जाता है बुर्जिल। तो जो का पीर बनी बुरी जम्मू कश्मीर। तो ऐसे करके 5 आप बना सकते हो, ठीक है। हाँ, तो याद हो जाएगी ना रंजना जी? अगर याद ना हो तो आप अपने हिसाब से भी कुछ ट्रिक बना सकती हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आपके पास पूरी स्वतंत्रता होती है कि आप लोग क्या ट्रिक बनाना चाहते हो। कोई चीज़ हमें किस तरीके से याद होती है, बस साम दाम दंड भेद हमें तो लगाना है, ठीक है। तो 5 दर्रे जो का पीर बनी बुरी, तो यहाँ से 5 दर्रे जो जम्मू कश्मीर में है वो आपको याद हो जाते हैं। यहीं पे एक और चीज़ आती है कि जो काराकोरम दर्रा है ये सबसे बड़ा दर्रा है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला आता है कुछ और दर्रे। जैसे हमने बात की कि अभी सबसे पहले यहाँ आया जम्मू कश्मीर, ठीक है, यहाँ जम्मू था, जम्मू कश्मीर के बाद था नीचे हम देखते हैं हिमाचल, ठीक है। हिमाचल में कौन कौन से दर्रे हैं? हिमाचल में 3 दर्रे हैं। हिमाचल के 3 दर्रे, सीप, रो और बड़ा। क्या बना सकते हैं आप? सीप, रो, बड़ा। कहाँ बनाऊं इसको? चलो, सीप, रो, बड़ा, ठीक है। 1, 2 और ये हो जाता है 3। सीप, रो, बड़ा। जैसे आप किसी चीज को ना एकदम फ्लो में पढ़ते हैं ना तो याद रहता है। जो का पीर बनी बुरी हो गया, जैसे सीप, रो, बड़ा हो गया। सी से सीप किला, ठीक है। रो से रोहतांग, बड़ा से बड़ा लाचा। और ये चीज़ ऐसी है कि एक क्वेश्चन आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे आपको ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन मिलेगा ही, ठीक है। तो सीप, रो, बड़ा 3 हैं, तीनों के नाम याद रख लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा जब आप नीचे आते हैं तो आपको यहाँ मिलता है उत्तराखंड। क्या आता है? इधर आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी 3 दर्रे हैं और तीनों बहुत आसान है याद करने के लिए। कैसे? लिपू, माना, नीति। लिपू, माना, नीति, ऐसे जल्दी में अगर आप बोलोगे ना तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे कि लिपू, माना, नीति, लिपू, माना, नीति कहाँ पे है भाई? उत्तराखंड में है। तो यहाँ 5 थे, यहाँ 3 थे, यहाँ भी 3 है उत्तराखंड में। तो लिपू, माना, नीति, ठीक है। इसमें इतना ट्रिक की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे बना लिए लिपू, ये माना और ये हो गया नीति। लिपू, माना, नीति तीनों के तीनों दर्रे आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा जब आप आगे जाते हैं फिर इधर उत्तर प्रदेश साइड आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़ा आप आगे जाते हैं तो सिक्किम आता है, ठीक है। अगला जो है तो सिक्किम। सिक्किम में 2 दर्रे हैं, नाथुला और जेलेपला। नाथुला, जेलेपला 2 ही हैं तो ज़्यादा ना ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। नाथुला, जेलेपला सिक्किम में है, ठीक है। ठीक, जब लोग कहते हैं लोग आई एम सिक, मतलब बीमार होते हैं, सबसे पहले क्या होता है? लोगों की नाक बहने लगती है। अभी तो खैर बरसात में नहीं बहती, सर्दियों में जैसे बीमार होते हैं ना सबसे पहले नाक बहना शुरू होती है ना। सबसे पहले इंसान जो रुमाल बिल्कुल ऐसे लगाने लगे, मतलब हाँ यार इसको अब ये बीमार होता है ना। उसी तरीके से सिक्किम का बना लेना, सिक्किम से नाथुला, ठीक है। नाक सबसे पहले बहती है। तो सिक्किम में 2 दर्रे हैं, नाथुला और जेलेपला, ठीक है। नाथुला और जेलेपला। भाई लेप फिर पहले सिक होंगे मतलब बीमार होंगे तो नाक बहेगी तो लीपा पोती करनी पड़ेगी। कैसी लीपा पोती? सबसे पहले हम विक्स पोतना शुरू करते हैं ना, तो उसी तरीके से आप इसको याद रखना। सिक्किम, नाथुला और जेलेपला। उसके बाद आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, जो कि हमने यहाँ देखा था सबसे यहाँ, ठीक है, अरुणाचल। तो अरुणाचल में भी आपको यहाँ पे दर्रे देखने को मिलते हैं। और ये यहाँ पे कौन कौन सा दर्रा है? बोमाडिला है, यांग्याप है और दिफू है। और दिफू में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि जैसे कि दिफू और तुजू दोनों में हमेशा कंफ्यूजन होता है। बोमाडिला, यांग्याप, और यांग्याप दर्रे से होकर ही
ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। इसको भी याद रखना। ये वाला याद रहेगा ना? ठीक है, तो फिर बस याद ही रहना चाहिए, और क्या ही करना है अपन को, याद करने से मतलब है, कैसे भी याद करो। ठीक है, तो सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रे आते हैं, एक आता है बोमाडीला, यांगयाप और आता है दिफू, और यहीं से होके ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। नदी प्रवेश करती है कहां पर? भारत में। इसको याद रखिएगा। ठीक है, चल, तो ये हो गए अरुणाचल प्रदेश के बोमाडीला, यांगयाप और दिफू। दिफू तुजू कुछ ऐसी चीजें हैं कि वैसे ही समझ में आ जाती हैं कि ये कोई दक्षिण पूर्व वाला शब्द होगा। ठीक है, तो तीनों को आपको याद रखना है। अगला आता है एक और राज्य जिसको हम कहते हैं मणिपुर, और मणिपुर यहाँ नीचे पड़ता है बेचारा, तो यहाँ इसको लाइन में लगा देते हैं मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में दर्रा है जिसका नाम है तुजू। दिफू अरुणाचल प्रदेश में है, तो अरुणाचल प्रदेश के 3 हैं। यांगयाप याद रखिएगा इस तरीके से कि अरुणाचल प्रदेश से होके ही यांगयाप दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत आती है। मतलब किस राज्य से प्रवेश करती है? वो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। तो यांगयाप याद रहेगा, बोमाडीला और दिफू, और उसके बाद तुजू आता है मणिपुर में। तो ये कुछ दर्रे हैं जो कि आपको याद रखने हैं। मणिपुर का एक ही है, तो उसको आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला आता है संकोशी नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश की मध्य सीमा बनाती है। तो क्वेश्चन आता है सीधा सीधा कि असम और अरुणाचल, आ से असम, आ से अरुणाचल प्रदेश के मध्य जो सीमा रेखा बनाती है उस नदी का नाम क्या है? ठीक है, उस नदी का नाम है संकोशी नदी। अरुणाचल और असम के मध्य संकोशी नदी बहती है। ठीक है, अरुणाचल और असम, ये भारत बनाया, ये अरुणाचल बनाया। ठीक है, कुछ ज्यादा ही नीचे बना दिया, ये देखो, ये यूं बना देते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया। अरुणाचल और किसके मध्य? असम के मध्य कौन सी नदी बहती है? संकोशी नदी बहती है। संकोश या संकोशी दोनों ही शब्द आपको मिलेंगे। तो दोनों के मध्य कौन बहती है? संकोशी नदी बहती है। अगला आता है यांगयाप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। तो यहाँ से, ठीक है, यांगयाप दर्रे से होकर भारत में आती है ब्रह्मपुत्र, यहाँ से होके और यहाँ से जाके यहाँ गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, चल, फिर आता है जोजिला जो दर्रा है। कहाँ पर है जोजिला दर्रा? अभी हमने पढ़ा था, जोका पीर बनीबुरी सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर में आता है। तो जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा तथा सीपकिला दर्रे का निर्माण सतलज नदी के द्वारा निर्माण होता है। सात से सीप याद रखना और सात से ही सतलज, सीप सतलज याद रखना, और जोजिला का निर्माण होता है सिंधु नदी से। ठीक है, जेलेबला का निर्माण होता है तिस्ता नदी से। आगे चल के जब हम भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तो हम इस तरीके से चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक राज्य और उनके बीच कुछ दर्रे और उनके साथ जब हम नदियां पढ़ते हैं, उनका पूरा प्रवाह क्षेत्र पढ़ते हैं, तो उन सारी चीजों को हम साथ में पढ़ते जाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम इतना याद रखेंगे कि जोहिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी से होता है, सीपकिला से सतलज से होता है और जेलेपला का निर्माण होता है तिस्ता नदी से होता है। अगला, जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा हो जाता है काराकोरम दर्रा। ठीक है, जो कहाँ पर है? ये डेटा 19 के पहले का है, क्योंकि 19 में तो खुद ही एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, तो लद्दाख में जो है काराकोरम दर्रा। अब अगर क्वेश्चन आए, हो सकता है कि घुमाने के लिए आपको दे दिया जाए कि काराकोरम दर्रा कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में या जम्मू कश्मीर में। तो ये कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। ठीक है, लद्दाख
में स्थित है और ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। 5624 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जैसे कि हमने पहले भी देखा था, ये जो भारत हो जाता है ना, यहाँ पे हम देखते हैं लद्दाख, और यहीं हम देखते हैं काराकोरम। तो जाहिर सी बात है सबसे ऊंचाई पे स्थित दर्रा है। यहाँ से चीन जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। कहाँ पर? काराकोरम दर्रे में। राष्ट्रीय राजमार्ग A1A लेह को जोजिला दर्रे से जोड़ता है, होते हुए किसको जोड़ता है? कश्मीर घाटी को जोड़ता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। क्वेश्चन बनता है कि गिलगित को श्रीनगर से कौन जोड़ता है? श्रीनगर से गिलगित को कौन जोड़ता है? तो आ जाता है बुर्जिल दर्रा। ठीक है, कौन सा दर्रा? बुर्जिल दर्रा। बनिहाल दर्रे से होकर जम्मू कश्मीर और श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है, जहां पर जवाहर सुरंग स्थित है। क्वेश्चन बनता है कि जवाहर सुरंग कौन से दर्रे में स्थित है? बहुत सीधा क्वेश्चन है। ठीक है, जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? और अगर आपने सुना होगा तो उसका अटल सुरंग कुछ समय पहले करंट का भी मुद्दा था, लेकिन अब ये ज्योग्राफी का भी मुद्दा हो गया। ठीक है, तो जवाहर सुरंग अगर पूछा जाए तो बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। चलो, तुजु दर्रा मणिपुर में भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है। ये हो गया भारत, ये हो गया इधर म्यांमार, जिसको पहले वर्मा के नाम से जाना जाता था। और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया, उसके बाद इसको अलग कर दिया गया और एक अलग राष्ट्र बना दिया गया। ठीक है, चल, जीवित पुल, जो जीवित जड़ पुल है जो कि मेघालय में पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवित जड़ पुल कहाँ पर पाए जाते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि जब हम जनजातियों की बात करते हैं, ठीक है, जनजातियां अपने लिए एक अलग से पूरा मध्यम मार्ग निकाल लेती हैं, क्योंकि वो जंगलों में रहती हैं और जंगलों में नदी, खाई, दुनिया की चीज़ें होती हैं। तो उनको तो एक जगह से दूसरी जगह रिलोकेट करना है, आना जाना है, तो कहीं ना कहीं उनको तो अपने लिए समाधान ढूंढना है। तो इसके लिए उन्होंने एक समाधान ढूंढा। एक पेड़ की जड़ों को आपस में इस तरीके से मिला दिया जाता है कि वो जड़ें आपस में बढ़ती चली जाती हैं, तो उससे एक पुल बनाया उनने। ठीक है, मतलब बनाते हैं, वहाँ की जो जनजातियां हैं वो बनाती हैं। तो जीवित जो पुल है ये कहाँ पर? जीवित पुल का मतलब ये है कि पेड़ों को हम लिविंग थिंग में गिनते हैं। कहते हैं ना कि पेड़ों में जीवन होता है, तो मतलब वो कोई जीवित चीज़ है। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो जीवित हैं, तो उनसे बनाया हुआ पुल। जैसे हम कंक्रीट से जो पुल बनाते हैं वो तो भाई निर्जीव है, वो तो जिंदा है नहीं, तो हम उसको नहीं कहते कि भाई ये किससे बनाते हैं। उसके लिए हम अलग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि कौन बनाता है, किस किस चीज़ से बनते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जीवित पुल कौन से राज्य में बनाया जाता है, तो मेघालय में पाई जाने वाली जनजाति है जिसका नाम है खासी। और खासी की पहाड़ियाँ भी मेघालय में पाई जाती हैं। खासी, गारो, जयंतियाँ, खासी, गारो और जयंती की जो पहाड़ियाँ हैं ये मेघालय में हैं, और यहाँ पर यही जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। खासी जनजातियाँ, गारो जनजातियाँ। ठीक है, तो खासी और गारो मतलब ये जो खासी जनजाति है, इसके लोग रबर ट्री नामक पौधे के जो जड़ों का अनुवर्धन कर उन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों के रूप में रूपांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में से जिंग कैंग ईरो कहा जाता है। जिंग कैंग ईरो रबर के पेड़ों को आपकी जो जड़ें हैं उनको आपस में इस तरीके से जोड़ा जाता है कि वो एक तरफ से दूसरी तरफ आने जाने के लिए पुल का काम करना लगता है। ठीक है, या फिर पुल बनाने के लिए ही वो ऐसा करते हैं। तो ये याद रखिएगा, खासी जनजाति के लोग कहाँ पर? मेघालय में। सेम यहाँ पर खासी, गारो, जयंती की पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। मेघालय, खासी, गारो और जयंतियाँ ये क्या है? ये पहाड़ियाँ हैं जो कहाँ पर हैं? ये मेघालय में है, पहाड़ियाँ। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आपको देख के चलना है।
चलिए, 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। 3 अर्धचंद्राकार तट, ठीक है। अर्धचंद्राकार, देखो चंद्राकार पूरा चंद्र की बात करते हैं हम, और हम बात करें अर्धचंद्राकार तट की जो पेटियां हैं कहाँ मिलती हैं? कन्याकुमारी में मिलती हैं। भारत में रामेश्वरम के निकट, धनुषकोडी और श्रीलंका में तलैया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है जिसे आदम का पुल कहा जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एडम ब्रिज कई बार न्यूज में या कभी भी चर्चा होती है तो इसको आदम का पुल, ठीक है, या फिर एडम ब्रिज के नाम से इसको जाना जाता है एक्चुअल में। और ये है क्या? ये है प्रवाल, ठीक है। और प्रवाल क्या होते हैं? प्रवाल जीव होते हैं, ठीक। ऐसे जीव होते हैं जो कि अपने ऊपर कैल्शियम का एक आवरण बना लेते हैं, प्रवाल, ठीक है। चलो, और बहुत सारे प्रवाल मिलकर, जिसको कोरल भी कहा जाता है, इंग्लिश में कोरल, हिंदी में प्रवाल, वैसे कोरल, तो कोरल रीफ भी शायद आपने सुना हो। और जो कि जब आप एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, तब आप इस चीज़ को पढ़ते हैं। साथ ही जब आप ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तब भी आप पढ़ते हो, एनवायरमेंटल चेंज की बात करते हो तब भी आप इनको पढ़ते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें कनेक्ट करके चलनी होती है, ठीक है। प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ कहाँ कहाँ भारत में पाई जाती हैं? संसार की सबसे बड़ी कोरल रीफ जैसे हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। चलो, अगला आता है जाफना। शेष श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा हुआ है। जाफना जो क्षेत्र है ये भारत और श्रीलंका के मध्य आता है। ये भारत है और यहाँ नीचे आता है श्रीलंका। क्या आता है? श्रीलंका। और श्रीलंका के इधर आदम ब्रिज पाया जाता है, कोरल रीफ जो पाया जाता है। और ये आदम का जो ब्रिज है, ये आदम का जो पुल है, लोग कहते हैं कि ये वो पुल है जो श्री राम की सेना ने बनाया था श्रीलंका नहीं, लंका जाने के लिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कि ये वो ब्रिज है जो पहले बनाया गया था, वो डूब गया, लेकिन वो कोरल रीफ है, ठीक है। कोरल रीफ होने के कारण वैसे उसको आदम ब्रिज या आदम का पुल कहा जाता है, ठीक है। चल, तो ये क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये क्षेत्र स्थित है यहाँ पर एलिफेंटा दर्रे के पास। तो क्वेश्चन आता है कि जाफना द्वीप कहाँ पर है, या फिर एलिफेंटा जो वो है, एलिफेंटा जो दर्रा है ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर आता है? ये भारत और श्रीलंका के मध्य आता है, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें आज डिस्कस करनी थी। अब से ये जो सामान्य परिचय था जितना भी हम इसको कवर कर चुके थे, अब आगे हम और भी चीज़ों को लेके चलेंगे और अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो एक एक पॉइंट दिए हैं हम उन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, राइट। तो थोड़ी सी जानकारी ये इसलिए थी कि अगर आपने पहले कभी ज्योग्राफी पढ़ा ही नहीं है, का बैकग्राउंड ही नहीं है, तो कुछ चीज़ें आपके समझ में आ सकें। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। हाँ, इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगी और बाकी जो 2 पीडीएफ हैं वो भी ऐप पे ऑलरेडी डलवा दिया है मैंने, और ये वाला भी मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। तो आप लोग रिवाइज करते रहिएगा और जो भी चीज़ें समझ में ना आए तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी जहाँ भी कोई भी समस्या आए, कभी भी किसी भी समय ऑन क्लास में भी आप उन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बने रहिए। और हाँ, एक बात कि चीज़ों को अभी से ऐसा मोड पे लेकर चलिए कि पहले पढ़ना फिर रिवाइज करना, पढ़ना और रिवाइज करना, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक आते आते देखिए 2 से 4 महीने 5 महीने में कोई वक्त नहीं होता है। तो वो समय आपके साथ ऐसा रहे कि आपको ऐसा ना लगे कि यार ये चीज़ें तो हम बाद में पढ़ लेंगे, उन सबको साथ में आपको रिवाइज भी करते जाना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस टाइम। ओके, चल।
माय गॉड, हम पागल हैं। तुम जब से गर्मी में मरी जा रही हो, तुम नहीं चला पा रही थी क्या एसी? हम कह रहे हैं कि